वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने शंघाई ताउन तंजीम SCO के वर्चुअल सरबराही इजलास से खिताब किया। इजलास में चीनी सदर शी जिनपिंग, रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ समेत दीगर रुकन ममालिक ने शिरकत की। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की मौजूदगी में सरहद पार दहशतगर्दी का मामला उठाते हुए वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि कुछ ममालिक सरहद पार दहशतगर्दी का इस्तेमाल करते हैं और दहशतगर्दों को पनाह देते हैं। SCO को ऐसे ममालिक की मजम्मत करनी चाहिए। यह आवश्यक है कि SCO का मूल फोकस मध्य एशियाई देशों के हितों और आकांक्षाओं पर केंद्रित रहे। एक्सेलेंसी, आतंकवाद क्षेत्रीय एवं वैश्विक शांति के लिए प्रमुख खतरा बना हुआ है। हम चुनौती से निपटने के लिए निर्णायक कार्रवाई आवश्यक है। आतंकवाद चाहे किसी भी रूप में हो, किसी भी अभिव्यक्ति में हो, हमें इसके विरुद्ध मिलकर लड़ाई करनी होगी। कुछ देश क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को अपनी नीतियों के इंस्ट्रूमेंट के रूप में इस्तेमाल करते हैं, आतंकवादियों को पनाह देते हैं। SCO को ऐसे देशों की आलोचना में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। ऐसे गंभीर विषय पर दोहरे मापदंड के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। टेरर फाइनेंसिंग से निपटने के लिए हमें भी आपसी सहयोग बढ़ाना चाहिए। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने बेघर और जमीन न रखने वाले गरीब अफराद को अराजी फराहम करने को मंजूरी दे दी है। LG ने इसे एक तारीखी फैसला करार दिया। हुकूमत ने PMAY इस्तिफादा कुनंदगान को 5 मरला जमीन अलॉट करने की तजवीज को मंजूरी दे दी है। जमीन अलॉट करने के इस फैसले पर सियासत गर्म हो चुकी है और अपोजिशन का इल्जाम है कि बेजमीन लोगों को जमीन अलॉट करके हुकूमत जम्मू कश्मीर की आबादी का तनासुब तब्दील करना चाहती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर पार्लियामेंट हसनैन मसूदी ने कहा कि यह फैसला मुंतखब हुकूमत पर छोड़ देना चाहिए था और उन्हें खदशा है कि यह जम्मू कश्मीर की डेमोग्राफी को तब्दील करने का एक कदम हो सकता है। मसूदी ने कहा कि आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद यूटी की आबादियाती हैसियत से छेड़छाड़ करने के लिए कई फैसले किए गए हैं। PDP लीडर डॉक्टर महबूब बेग ने इसी तरह के खदशात का इजहार किया। उधर जम्मू कश्मीर बीजेपी ने फैसले का दिफा किया। पार्टी सदर रविंद्र रैना ने कहा कि मोदी हुकूमत ने जरूरतमंद लोगों की मदद का काम किया है। उन्होंने कहा कि यह एक बड़ा और तारीखी फैसला है। जम्मू कश्मीर कांग्रेस ने फैसले का खैर मकदम किया है। उन्होंने कहा कि इस बात की काफी वजाहत होनी चाहिए कि क्या यह जमीन सिर्फ जम्मू कश्मीर के बाशिंदों को ही अलॉट की जाएगी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कुछ वर्ष पहले तय किया था कि हर गरीब के छत को अपनी छत होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर ने भी इस संदर्भ में काफी प्रगति की है और एक वास्तविक कठिनाई ये थी कि जिन लोगों के पास जमीन नहीं थी और वो प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए पात्र थे, माने एलिजिबल थे, मुझे लगता है कि यहाँ के कानून में कोई व्यवस्था नहीं थी ऐसे गरीब लोगों को सरकारी जमीन दी जाए। खासतौर से भूमिहीन लैंडलेस फैमिलीज जो एलिजिबल थे PMAY के लिए, प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए। तो अभी पिछले दिनों में एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल में हम लोगों ने निर्णय किया और रेवेन्यू डिपार्टमेंट और रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने मिलकर के तय किया और काफी चर्चा करके कैसे लैंडलेस फैमिलीज जो भी हैं जम्मू कश्मीर में, उनको अगर वो एलिजिबल है तो उन्हें 5 मरला जमीन देंगे ताकि वो घर बना सकें। माननीय प्रधानमंत्री जी की इच्छा भी है कि सरकारी संसाधनों पर सबसे पहला हक गरीब आदमी का होना चाहिए और इस दृष्टि से बड़ी उदारतापूर्वक उन्होंने तय किया कि जो भी भूमिहीन लोग हैं और प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए एलिजिबल हैं, उन्हें 5 मरला जमीन हम उपलब्ध कराएंगे ताकि केवल घर न बनाए, 1 मरला में घर बनाए, 4 मरले का उपयोग अपने और अपने परिजनों के जीवन यापन के लिए। देखिए, पहली बात यह है कि अगर होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर और बाकी जो भी काबिनेट में अरकान है और बशमूल वज़ीर-ए-आज़म के ये कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में जल्द ही असेंबली इंतखाब मुनक़्क़िद कराए जाएंगे, तो ऐसे फैसले छोड़ने चाहिए एक मुंतखब सरकार पर, चुनी हुई सरकार पर।
दूसरी बात है, जब तक इसके खदखाल सामने नहीं आएंगे तब तक ये तो शुबहात पैदा करेगा। अब ये आप 5 अगस्त 2019 के पस मंजर में देखिए, पहले से ये शुबहात जाहिर किए जा रहे हैं। जब यहाँ स्टेट सब्जेक्ट लॉ था जो महाराजा का बना हुआ था, उस लॉ को कदम किया, करार दिया गया और उसके तहत जो बेनिफिट्स थे, जो यहाँ जो हुकूक थे, उन हुकूक को पामाल किया गया। तो इस सारे पस मंजर में जाहिर सी बात है कि शुबहात होंगे कि क्या ये कहीं पर कोई डेमोग्राफिक चेंज की कोई इसमें कोई खदशा तो नहीं है। जैसे आप कह रहे हैं कि कहीं से ये तबसरे आए हैं, ये कमेंट्स आए हैं कि शायद अप्रहेंशन वॉइस किए गए हैं, ये खदशा जाहिर किए गए कि कहीं पर इसकी आड़ में कहीं पर कोई तब्दीली ना हो। इसमें कोई शक नहीं है कि अर्बन में जो भी होमलेस है, हाउसलेस है, उसके लिए कुछ न कुछ स्कीम बनानी वो तो ज़रूरी है। और ये आज की बात नहीं है, पहले 1947 से ये बनाए गए हैं, नई कॉलोनीज बनाई गई है, नई हाउसिंग बोर्ड के जरिए, बाकी इदारे उनके जरिए, अभी देखिए बेमना में है या बाकी जो जहाँ पर भी है, बागी महताब में है, कश्मीर में, इसी तरह जम्मू में है कई एक, वो तो होता रहा ये काम। ये नहीं कोई नई चीज़ आज कर रहे हैं, जवाहर नगर वाली है। लेकिन बात यह है कि ये मामला पहले एक पॉलिसी डिसीजन है, छोड़ना चाहिए एक चुनी हुई सरकार। दूसरी बात है, अगर आप बना रहे हैं तो आप इस स्कीम का जो भी इसके बेनिफिशरीज हैं, कौन बेनिफिशरीज होंगे, उसके क्या उनको लवाजमात पूरे करने होंगे और ये जो अंदेशे आपको दूर करने होंगे आवाम के। अगर आप जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री देखेंगे, सबसे ये इसको हिस्टोरिक मानते हैं, एलजी साहब ने हिस्टोरिक कहा है इसे। अगर हिस्टोरिक कोई था वो था इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, जो सिर्फ जम्मू और कश्मीर की प्रोग्रेसिव लीडरशिप ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों को दिया था, जिसकी मिसालें आज भी पूरी देश में नहीं पूरी दुनिया में दी जाती हैं कि जम्मू कश्मीर वाहिद रियासत है हिंदुस्तान की जिसने ये कारनामा और ये प्रोग्रेसिव स्टेप उठाया था। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, जब लैंडलॉर्ड्स थे उनसे भी टोटल जमीन नहीं छीन ली गई, उनके पास एक डेफिनेट बेस लाइन रखा गया, बाकी जो टिलर्स थे, मजदूर थे, काश्तकार थे, लेबरर्स थे, उनको मालिकाना हुकूक दिए गए और विदाउट एनी कंपनसेशन। हैविंग सेड दिस, अब एलजी साहब ये लेके आए, देखिए एप्रीहेंशंस क्यों नहीं होंगे। अब आप अगर जम्मू में नॉन रेजिडेंट्स को देते हैं, नॉन स्टेट सब्जेक्ट्स को देते हैं, तो इससे तो एप्रीहेंशंस लाजमी है। तो एलजी साहब बताएं, क्या ये जो डोमिसाइल है, चलिए मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, क्या ये उन्हीं को मिल रही है? अगर नहीं मिल रही है, अगर ये नॉन रेजिडेंट्स को, नॉन डोमिसाइल जो जम्मू कश्मीर के उनको मिल रही है, तो ये तो फिर हमारी वहदत, हमारी पहचान, जैसे हम कहते रहते हैं पीडीपी, हमारी पहचान, उस पर एक और जर्ब है और कारी जर्ब है। अभी तक ये स्टेप तो अच्छा है कि लैंडलेस लोग उनको जमीन देनी चाहिए ताकि वो अपने गुजर बसर यहाँ पे कर पाए, लेकिन क्योंकि जो जिस ढंग से ये ऑर्डर निकला हुआ है, कई चीज का लुकूना यहाँ पे है, क्लियरिटी इसमें अभी तक नहीं है। क्या वो जम्मू कश्मीर के अवाम को यहाँ पे देंगे जिन्होंने प्रॉक्सी वार से कई मुश्किलातों का सामना यहाँ पे किया है? रिफ्यूजीज यहाँ पे लोग हैं, माइग्रेशन यहाँ पे कई जगह पे हुई है, बॉर्डर पे रहने वाले लोगों को 5 मरले देने की बात यहाँ पे की थी। तो ये अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं है और मैं चाहूंगा कि गवर्नर साहब इसमें आकर पूरी क्लियर स्टेटमेंट यहाँ पे दे दें भी किन लोगों को ये देने के लिए यहाँ पे जा रहे हैं। आपको लगता है कि जो उस क्लास है, उस क्लास में ये स्पष्ट होना चाहिए कि क्या? बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए भी किन किन लोगों पर। जम्मू कश्मीर में ऑलरेडी जिस ढंग से हालात यहाँ पे रहे हैं, लोग काफी लैंडलेस यहाँ पे रहे थे, जिसके लिए कई जगह पे रोशनी इन चीजों को यहाँ पे डाला गया था। आज वो चीजें यहाँ पे नहीं है। एक वेलकम स्टेप यहाँ पे है कि जो लैंडलेस लोग हैं उनको दे पाए, लेकिन क्लियर कर दे कि ये कौन से लोग होंगे जो जम्मू कश्मीर के हैं या बाहर के हैं। इस बड़े फैसले के लिए हम अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब, हमारे देश के गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह साहब और जम्मू कश्मीर के माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर श्रीमान मनोज सिन्हा साहब का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं कि गरीब लोगों के लिए और खासकर वो लोग जिनके पास बिल्कुल भी जमीन नहीं थी और जमीन न होने के कारण से लोग अपना घर नहीं बना सकते थे,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की जो आवास योजना है, जिसके तहत गरीब लोगों को मकान दिए जाते हैं, उस योजना में सर्वे में नाम होने के बावजूद वो गरीब आदमी जिसके पास जमीन होती ही नहीं है, वो अपना मकान नहीं बना सकता। ऐसे तमाम लैंडलेस लोगों को, जिनके पास जमीन है ही नहीं, उनको 5-5 मरले सरकार द्वारा जमीन दिए जाने का फैसला बहुत हिस्टोरिकल डिसीजन है। जम्मू कश्मीर के अंदर यहां के लोगों को, यहां गरीबों को, ज़ईफों को, मस्कीनों को, दर्दमंदों को, जरूरतमंद लोगों को दर दर की ठोकरें खानी पड़ती थी। लोगों ने यहां बड़ी तकलीफें झेली और जो पुरानी माजी की सरकारें होती थी, उन्होंने जम्मू कश्मीर की आवाम को बड़ा गुमराह किया। जो सरकारों में बैठे थे, उन्होंने ही रोशनी का गलत इस्तेमाल किया और खुद जो है वो लैंड माफिया बन बैठे। 2010 के आईएएस टॉपर रहे डॉक्टर शाह फैसल, जो इस वक्त वजारत सकाफत में डिप्टी सेक्रेटरी के ओहदे पर फाइज हैं, उन्होंने ट्वीट करते हुए दफा 370 को माजी की बात करार दिया। डॉक्टर शाह फैसल ने लिखा है कि मेरे जैसे बहुत से कश्मीरियों के लिए दफा 370 माजी की बात है। शाह फैसल ने मजीद लिखा कि जहलम और गंगा अच्छे के लिए अजीम बहरे हिंद में जम हो गए हैं। उन्होंने वाजे किया कि अब वापस जाने की कोई सूरत नहीं है, अब सिर्फ आगे ही बढ़ना है। वाजह कि सुप्रीम कोर्ट अगस्त 2019 में एनडीए हुकूमत के जरिए आर्टिकल 370 की मनसूखी और साबिका रियासत जम्मू कश्मीर को 2 मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में तकसीम करने को चैलेंज करने वाली दरखास्तों की समाअत 11 जुलाई को करेगा। इस हवाले से कल ही सुप्रीम कोर्ट का नोटिस सामने आया है। डॉक्टर शाह फैसल, जिन्होंने आर्टिकल 370 को खत्म करने के हुक्म को चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी, अब उनका कहना है कि उन्होंने ये अर्जी काफी अरसा पहले वापस ले ली है। काबिल जिक्र है कि अपोजिशन जमातों का इल्जाम है कि 370 को गैर कानूनी तरीके से हटाया गया है। बीजेपी का कहना है कि 370 से जम्मू कश्मीर में बड़ी तादाद में लोगों के साथ नाइंसाफी हो रही थी और वो अपने हकूक से महरूम थे। इसके अलावा इसने अलहदगी पसंदी को जन्म दिया था। सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों पर मुश्तमिल आईनी बेंच इसकी समाअत करेगा। 370 हटने के बाद दर्जनों मरकजी कवानीन और स्कीमें जम्मू कश्मीर में लागू हो गई हैं। तीन सौ 370 की मनसूखी पर शाह फैसल के ट्वीट का बीजेपी ने खैर मकदम किया है। पार्टी के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि अच्छी जहनियत रखने वाले लोग इस बात को समझ रहे हैं कि दफा 370 जम्मू कश्मीर के लिए कोई मायने नहीं रखता था। शाह फैसल साहब भी जब ये 370 हटाया गया था, वो भी एक पार्टी थी और उन्होंने भी इसके खिलाफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जो अर्जी दी थी। अब वक्त के साथ साथ शाह फैसल के पास एक विजन है, एक सोच है और उन्होंने जब देखा कि 370 खत्म होने के बाद जम्मू कश्मीर में किस तेजी के साथ डेवलपमेंट हो रही है, किस तेजी के साथ यहां अमन फैल रहा है, तरक्की हो रहा है, इस बात को भांपते हुए, इस बात को देखते हुए आज उन्होंने कहा कि जो 370 है वो पास्ट था, वो हिस्ट्री था, उससे जम्मू कश्मीर के लोगों का नुकसान है। हम शाह फैसल के इस जो सेटअप है, जो उन्होंने आज जो ट्वीट किया, उसका खैर करते हुए यही कहते हैं कि जिसके पास विजन होगा, मिशन होगा, वो 370 को सपोर्ट नहीं करे। जम्मू कश्मीर के शहरियों को अपने ही मुल्क में दूसरे दर्जे का शहरी बनाते हुए 370 यहां गैर आईनी तरीके से यहां लागू कर दिया और उसको आईनी तरीके से हटा गया। अब सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आता है? सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हर कोई पार्टी एहतराम करती है और भारतीय जनता पार्टी भी उस फैसले को एहतराम करती है और उस फैसले को मानेगी। लेकिन जहां तक मेरा कहना है, मेरा मानना है कि मुर्दे लोग वापस नहीं आते हैं और अब कफन दफन जो पूरी तरह से दफा 370 की समाअत पर जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंद्र रैना ने कहा कि जमहूरियत में हम हर इदारे का एहतराम करते हैं। जब दफा 370 नाफिज की गई तो कानून साज असेंबली में बहस हुई और जब इसे मनसूख किया गया तो पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में तफसीली बहस हुई और तरमीम की गई। रैना ने कहा कि उन्हें अदालती निजाम पर भरोसा है और अदालत कानून के मुताबिक इसकी समाअत करेगा और जो भी फैसला आएगा वो मुल्क के मफाद में होगा। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में 70 साल बाद माशरे के हर तबके को इंसाफ मिल रहा है। यकसा सिविल कोड पर तबसरा करते हुए रैना ने कहा कि मुल्क के वजीर कानून पहले ही लोगों से ऑनलाइन तजावीज मांग चुके हैं और उम्मीद है कि जो कुछ भी किया जाएगा वो समाज के तमाम तबकात की उमंगों के मुताबिक होगा।
तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 11 जुलाई से धारा 370 पर सुनवाई के लिए बेंच का गठन किया और इसकी सुनवाई शुरू होगी। जब कोई मामला सब जुडिस हो, उस पर किसी भी प्रकार की बयानबाजी करना वो उचित नहीं है। हमें अपनी अदालत पर पूरा भरोसा है और हमें पूरा विश्वास है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय इस मामले की सुनवाई बिल्कुल तर्कसंगत तरीके से होगी, जैसा हमारी अदालतों में परंपरा है। आर्गुमेंट्स काउंटर आर्गुमेंट्स के बाद इस पर जो भी निर्णय आएगा वो राष्ट्र हित में महत्वपूर्ण निर्णय होगा और मुझे पूरा विश्वास है कि जो भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आएगा वो जो कुछ राजनीतिक दल प्रोपेगेंडा करते हैं, कुछ राजनीतिक दल लोगों की भावनाओं को भड़काने की साजिश और कोशिश करते हैं, उन साजिशों, उन कोशिशों और उस प्रोपेगेंडे पर पूर्ण विराम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट लगा देगा। अदालतों के अंदर राजनीतिक टिप्पणियों के आधार पर फैसले या किसी साजिश और प्रोपेगेंडे के आधार पर फैसले नहीं आते। अदालतों में मेरिट बेसिस के ऊपर निर्णय आते हैं और हमें पूरा विश्वास है कि जम्मू कश्मीर के अंदर रहने वाले वो समाज के लोग जिनको 70 साल यरगमाल बना के रखा गया था, प्रताड़ित किया गया था, आज ऐसे सभी वर्गों को न्याय और इंसाफ मिल रहा है। उस सेक्शन के साथ यकीनन माननीय सर्वोच्च न्यायालय न्याय करेगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने सुप्रीम कोर्ट में दफा 370 मामले की समाअत का खैर मकदम किया है। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पुरअमन तरीके से इंसाफ के हसूल के लिए जद्दोजहद जारी रखेगी। जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के हवाले से उमर अब्दुल्ला ने कहा कि बीजेपी इंतखाबात से डर रही है, इसलिए इसमें ताखीर की जा रही है। उन्होंने कहा कि अगर इंतखाबात हुए भी तो बीजेपी को 10 सीटें भी नहीं मिलेंगी। उमर अब्दुल्ला एक रोजा पार्टी जोनल कन्वेंशन में शिरकत के लिए मानसबत में थे। जम्मू कश्मीर में मैं बार बार कहता हूं, बीजेपी वाले इतने डरे हुए हैं कि वो पूरी तरह से इलेक्शन से भाग चुके हैं। तो यहां इलेक्शन कराएंगे ही नहीं, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर यहां असेंबली के इलेक्शन हुए तो बीजेपी को 10 सीटें भी नहीं मिलेंगी, इसलिए लोगों को परेशान कर रहे हैं। हालांकि इलेक्शन हमारा जमहूरी हक है, लेकिन हमें अपना जमहूरी हक इन लोगों से मिलेगा नहीं, क्योंकि बीजेपी वाले इलेक्शन से जो है इलेक्शन का सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बेजमीन खानदानों को उनके मकानात की तामीर के लिए यहां 5 मरले के प्लॉट फराहम करने के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के हालिया फैसले से उन कई खानदानों के चेहरों पर मुस्कुराहट आई है, जो किसी भी किस्म का फायदा हासिल करने के काबिल नहीं थे। हुकूमत की इस स्कीम से इस्तिफादा कुनंदगान में ऐसा ही एक खानदान जगदीश राज का है, जो जम्मू के नंदन गांव में रह रहा है। देखिए रिपोर्ट। ये खानदान जगदीश राज नामी एक शख्स का है, जो जम्मू के मजाफात गैंग के नंदन गांव में गुज़श्ता 3 सालों से एक आरजी झोपड़ी में अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ रह रहा है। हाल ही में इस खानदान को मालूम हुआ कि उनका नाम मुस्तहिकीन की फहरिस्त में आया है, जिन्हें 5 मरले का प्लॉट मिलेगा। जगदीश राज के पास कोई जमीन नहीं थी, जिसकी वजह से उन्हें बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा।
अब एलजी इंतजामिया ने इन्हें 5 मरले का प्लॉट अलॉट करने का फैसला किया ताकि वो पीएमएवाई के तहत अपना घर बना सकें। न्यूज 18 की टीम ने उनके घर का दौरा किया और उनके अहले खाना से बात की। जगदीश राज और उनके खानदान ने एलजी इंतजामिया के इस फैसले पर खुशी का इजहार किया है। जो सरकार ने कदम उठाया है वो सबसे ठीक है, सभी को सहूलत मिलेगी रहने की। जो किसी के पास जमीन नहीं है जो मिल जाएगी वो भी ठीक है, तो सबसे ठीक है जो सरकार गवर्नमेंट दे रही है जो, तो हम बहुत खुश हैं। बहुत सालों के बाद इधर ही हैं हम, लेकिन हमारी जमीन नहीं है, हम ऐसे रहते हैं। हम बोलते हैं सरकार दे रही है तो अच्छा है, सरकार देगी तो अच्छा होगा, हम भी मकान बनाएंगे, मेरे बच्चे भी खुश रहेंगे। जगदीश राज और उसका खानदान पहले ही वज़ीर आज़म आवास योजना स्कीम के लिए अहल है, लेकिन वो इसका फायदा हासिल नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उनके नाम पर कोई जमीन नहीं है और उनके मकामी नुमाइंदे भी उनके लिए बहुत कुछ करने में खुद को बेबस महसूस कर रहे थे। न्यूज 18 टीम से गुफ्तगू करते हुए ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरपर्सन कुलदीप कुमार ने कहा कि इस इलाके में बहुत से खानदान ऐसे हैं जो बेजमीन हैं और अब वो पीएमएवाई के तहत घर बनाने के लिए 5 मरले का प्लॉट हासिल कर सकेंगे। खास करके ब्लॉक बलवाल में काफ़ी लोग ऐसे हैं, डोमेस्टिक लोग हैं, कुछ चले जाते हैं, कुछ ऐसे लोग थे जिनके पास लैंडलेस थे, जमीन नहीं थी। जैसे हमारी ये गैंग पंचायत है, इसमें काफ़ी ज़्यादा स्टेट लैंड ही थी, तो बेचारों के पास माल की नहीं थी। इनके हम अपनी कोशिश करते हैं, हम इनको देना भी चाहते थे पीएमएवाई में, लेकिन जब इनकी कोई रेवेन्यू रिकॉर्ड में मांगते थे उनके पास नहीं था, सरकार थी। तो अब गवर्नमेंट जो डिसीजन लिया है 5 मरले का, तो मैं चाहता हूँ दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ एलजी साहब को और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि ऐसी स्कीमें जो हैं लागू हुई हैं, तो इससे जो गरीब लोग हैं, गरीब दुखता लोग हैं, इनको काफी ज्यादा सहूलियत मिलेगी। बीजेपी के लीडर भी इसे एलजी इंतजामिया का एक तारीखी फैसला करार देते हुए दावा कर रहे हैं कि इससे 2 लाख से ज्यादा खानदानों को इंसाफ मिलेगा जिन्हें जम्मू कश्मीर की पिछली हुकूमतों ने नजरअंदाज किया था। एक बहुत बड़ा फैसला है। मोदी साहब, अमित शाह साहब और हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब ने एक तारीखी फैसला लिया है जिससे गरीब लोगों को और वो लोग जिनके सर के ऊपर छत नहीं होती थी क्योंकि उनके पास जमीन नहीं है, उन लोगों को फायदा होगा। 2700 से ऊपर लोगों को जमीन दे दी गई है। 2 लाख से ऊपर मकान 31 मार्च तक बनाए जाने हैं। जगदीश राज न सिर्फ वो शख्स हैं जिससे फायदा मिलेगा, बल्कि जम्मू कश्मीर में बहुत से ऐसे खानदान हैं जो अब भी बेजमीन हैं और हुकूमत के ज़ेर इंतजाम मुख्तलिफ स्कीमों का फायदा हासिल करने के काबिल नहीं है। लेकिन अब ये तमाम घराने खुश हैं क्योंकि अगरचे इन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन इनके बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा होगा। जगदीश राज और उनकी फैमिली ये जम्मू में रहती आई है पिछले 30 सालों से, लेकिन अब तक ना इनके पास जमीन थी ना मकान, क्योंकि इनको अब तक कोई भी फायदा, सरकारी फायदा इसलिए नहीं मिल पाया क्योंकि इनके पास ना तो कोई डॉक्यूमेंट है, क्योंकि डॉक्यूमेंट तभी आते जब जमीन होती। अब फैसला लिया गया है एलजी हुकूमत की तरफ से कि 5 मरले का प्लॉट जो है वो उन लोगों को दिया जाएगा जिनके पास जमीन नहीं है जम्मू कश्मीर में। उसमें जगदीश राज और उनकी फैमिली का भी नाम आया है और केवल इनका नाम नहीं, कई संख्य लोगों को इसका फायदा मिलने वाला है। अब इनको एक उम्मीद जगी है कि 30 साल के बाद ही सही हुकूमत ने इनकी सुध ली है और इनके पास भी अब पक्का मकान होगा और इनके बच्चों का जो मुस्तकबिल है वो भी अच्छा होने वाला है। कैमरामैन आशु के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। मरकजी वजीर रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज नितिन गडकरी ने ट्वीट करते हुए जम्मू कश्मीर में बिछाए गए हाईवे, ब्रिज और सड़कों के जाल की तस्वीरें शेयर की। नितिन गडकरी वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में तरक्की की जानिब गामजन जम्मू कश्मीर की तस्वीरें पेश की है। अपने ट्वीट में नितिन गडकरी ने 140 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किए गए 1.08 किलोमीटर तवील 2 लेन रामबन व्याडक्ट का जिक्र किया। उन्होंने मज़ीद लिखा है कि इसके करीब भी ऐसा और भी तकमील के करीब है और इसे जल्द ही खोल दिया जाएगा। मरकजी वजीर के मुताबिक ये रामबन बाजार में भीड़ को दूर करेगा, गाड़ियों की आसानी से नकलो हरकत को यकीनी बनाता है। ये जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह 44 पर सालाना श्री अमरनाथ यात्रा के दौरान गाड़ियों के बगैर किसी रुकावट के गुजरने और यात्रियों को सहूलत फराहम करता है। उन्होंने लिखा है कि मरकजी हुकूमत जम्मू कश्मीर को गैर मामूली हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर फराहम करने के अपने अज़्म में अटल है। ये तब्दीली लाने वाली तरक्की न सिर्फ खित्ते की इक़्तिसादी तरक्की में माउन है, बल्कि एक अहम सयाती मकाम के तौर पर इसकी कशिश को भी बढ़ाती है।
श्री अमरनाथ यात्रा के हमवार इनकाद को यकीनी बनाने के लिए डिविजनल इंतजामिया कश्मीर ने श्रीनगर में एक मरबूत कमांड कंट्रोल सेंटर कायम किया है। ये 24 घंटे कमांड कंट्रोल सेंटर यात्रा के दोनों रास्तों पर परिंदों की नजर रखता है और हाई डेफिनेशन सीसीटीवी कैमरों के जरिए हर एक वाकये पर नजर रखता है। पुलिस, सीआरपीएफ, एमईटी, केपीडीसीएल और डिजास्टर मैनेजमेंट समेत हर महकमे के नुमाइंदे इस मरकज में 24 घंटे तैनात है। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार भदूरी इस मरकज की निगरानी करते हैं। आपने अभी वहाँ होके आए हैं और इसको जरा सभी लोगों को एक बार आपके माध्यम से जरूर पता चलना चाहिए कि एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से सब चीजों को ध्यान में रखते हुए काम कर रही है। अगर आपने ध्यान दिया होगा वहाँ पे सारी लाइव फीड चल रही है जिसपे हम डायनेमिकली डिसीजन लेते हैं कि किस रूट पे कोई अगर प्रॉब्लम है, समस्या है तो उसको किस तरह से उसका सोल्यूशन किया जाए। वहाँ पे सभी डिपार्टमेंट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और आगे कभी भी हमें कुछ पता चलता है, कोई मेडिकल इमरजेंसी होती है तो तुरंत उसमें कोऑर्डिनेशन हो जाता है। इसके अलावा ये फैसिलिटी तब भी बहुत काम आएगी कि मान लीजिए ऊपर वाला ना करे कोई डिजास्टर होता है तो एक वो फोकल पॉइंट रहता है कि जहां से आप सबको कोऑर्डिनेट कर सकते हो चीजों को। तो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर एक हार्ट, एक नर्व सेंटर है जिससे सारी पे मॉनिटरिंग की जाती है। आगे भी श्री अमरनाथ यात्रा के हवाले से खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। 26 states, 1200 plus. ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। श्री अमरनाथ यात्रा का चौथा जत्था आज नूनवन बेस कैंप और बालतल से बाबा अमरनाथ के दर्शन के लिए रवाना हुआ, जबकि इंतजामात का जायजा लेने के गर्ज से अमरनाथ यात्रा के नोडल ऑफिसर डॉक्टर पीयूष सिंगला ने चंदनवाड़ी समेत शीशनाग और दीगर पड़ाव का मुआयना किया। इस दौरान सिंगला ने यात्रा के लिए किए गए इंतजामात का जायजा लिया। उन्होंने टेंटों में यात्रियों की रिहायशी सहूलत के अलावा लंगरों और दीगर सहूलियात का भी मुआयना किया और यात्रियों ने इस बार ट्रैफिक की कुशादगी और दीगर इंतजामात में बेहतरी आने की बात की और इसके लिए मकामी लोगों के साथ साथ फौज, पुलिस और सिविल इंतजामिया का भी शुक्रिया किया। आज 4 जुलाई को मैं मॉर्निंग में चंदनवाड़ी से शेषनाग पहुंचा हूं। तो यहाँ शेषनाग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पड़ाव है श्री अमरनाथ जी यात्रा का, जो पहलगाम एक्सिस में फॉल करता है। यूटी एडमिनिस्ट्रेशन और श्राइन बोर्ड और बाकी हमारे सभी स्टेक होल्डर्स जिन्होंने बड़ी शिद्दत के साथ यात्रीगण जो पूरे भारतवर्ष से यहाँ आ रहे हैं उनकी यात्रा को सफल और सुगम बनाने के लिए जो भी इंतजामात किए हैं उनको देखा गया और हर डिपार्टमेंट की, हर जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी कोशिश है यात्रीज के लिए बेस्ट से बेस्ट फैसिलिटीज क्रिएट की जाए। लगभग मैं 96 से आ रहा हूँ और हर साल मैं इसमें इम्प्रूवमेंट देखता हूँ। मैं अपनी ओर से, अपनी संस्था की ओर से मैं प्रशासन का बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने इतनी शिद्दत से, इतने तन मन और धन से इस रास्ते को बनाया और हमारी यात्रा को, बाबा भोलेनाथ की यात्रा को बहुत सरल और सुगम बनाया। जय भोलेनाथ, जय जय भोलेनाथ। इंद्रकोट गांव सोनावारी बांदीपुरा में आग लगने से 2 रिहायशी मकानात को नुकसान पहुंचा। मकामी लोगों ने बताया कि वाकई में मुतासर होने वाले मकानात गुलाम मोहम्मद पीरी और गुलाम मोहम्मद यतू के थे। उनका कहना था कि सुंबल के फायर टेंडर्स और मकामी लोगों ने मिलकर आग पर काबू पाया। लोगों ने इंतजामिया से मुतासरा खानदानों को मुआवजा फराहम करने की अपील की है।
सोन तन सोरे गो खत्म कि अत रूद न टोटल केस टोटल अगर दपो अत रोज निश अयान सोरे ब्रोह मीडिया वाले अगर यह हयत कि वन अक गुजारिश कि वार्ड नंबर 6 छान माला गुलाम मोहम्मद यतु कि यम दत 2 मकान अतन सन चीज पुरजोर गुजारिश DC साहबस कि यह मेहरबानी मेहरबानी अमिस गब मदद वात। मैं बयान नहीं कर सकता हूँ तो मैं अच्छी तरह इसको जानता हूँ। पिछले 9 सालों से इसने मकान पे काम किया था। आज वो टोटल इसका आशाना टोटल ही खत्म, उसमें इतना आग नमूदार हुआ कि उस आशाने में मुझे लग रहा है 1% भी नहीं बचा। और मेरा खास ये मेरा हमसाया भी और मेरा रिश्तेदार भी है, मुझे नजरों के सामने है। इसने 9 सालों में टोटली इतना ही हासिल किया। इसकी एज तकरीबन 60 से अबव है और 60 सालों में बस इसने एक चीज हासिल किया था, वो एक बच्चों के लिए अपना एक आशाना। आज वो आशाना भी गया। मेरी गुजारिश रहेगी अपने एडी साहब से कि इसको फौरन से फौरन मदद किया जाए। बांदीपुरा में महकमा माल और एक्साइज डिपार्टमेंट ने मुख्तलिफ इलाकों में खुद भंग को तबाह किया है। इस कार्रवाई के दौरान तहसीलदार बांदीपुरा अपने अमले के हमरा मौजूद रहे। इंतजामिया के मुताबिक आज की गई कार्रवाई के दौरान 2 मकामात पर 11 कनाल अराजी पर फैली भंग को तबाह किया गया। इंतजामिया के मुताबिक बांदीपुरा के दूसरे इलाकों में भी ये मुहिम चलाई जाएगी। डिग्री कॉलेज शोपियां तालीमी मैदान में नुमाया कारकर्दगी अंजाम दे रहा है। कॉलेज में तफवीज करदा कोर्सेज, प्ले फील्ड और जदीद और डिजिटल किस्म के ऑडिटोरियम के साथ मुतादिल इमारतें भी हैं। तलबा ने कॉलेज की तरक्की और सहूलियात पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार किया है। फैसिलिटी है, हम जो भी एक्टिविटी करना चाहते हैं, हम प्रिंसिपल को बोले, किसी प्रोफेसर को बोले, दे आर ऑलवेज अवेलेबल। वो हमेशा हमारा सपोर्ट करते हैं, वो हम हर किसी चीज़ में हमारी हेल्प करते हैं, हमें गाइड करते हैं। इसमें इस वक्त जो है हमारे पास तकरीबन 3,500 बच्चा जो है इनरोल्ड है सभी क्लासेस में मिला के। तो इसमें हमारे पास एक अच्छा जो है वो ऑडिटोरियम है, लैब्स जो है वो एस्टेब्लिश्ड हैं, लाइब्रेरी है, बड़ी अच्छी लाइब्रेरी हमारे पास है, अच्छी जो है बुक्स कलेक्शन है जिसमें तकरीबन जो है वो 30,000 से ज़्यादा जो है बुक्स हैं। बाकी इसमें जो क्या कहते हैं फिजिकल एक्टिविटीज़ के लिए जो है एक अच्छा ग्राउंड है हमारे पास। इसमें एक जो है जिम है हमारे जो है इसमें कॉलेज में। तो बाकी जो इस वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो अभी कंटिन्यू है, डेवलपमेंट जो है वो चल रही है। इसमें मैं जो है वो अपने जो है डिपार्टमेंट का, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट का और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हर वक्त जो है हमारा साथ देते हैं जहाँ जहाँ हमें ज़रूरत पड़ती है। तो इस वक्त जो है वो काम जो एक IT ब्लॉक हमारा जो है वो एडमिशन ब्लॉक जो है उसका काम चल रहा है कंप्लीशन के नज़दीक। शोपियां पुलिस ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी करने वालों बिलखसूस बाइक स्टंट नौजवानों के खिलाफ सख्त हो गई है। जिला शोपियां के मुख्तलिफ मकामात पर पुलिस ऐसे बाइक सवारों पर नजर रख रही है जो बिना दस्तावेजात और लाइसेंस के घूमते हैं। ये सब SSP शोपियां तनुश्री और SHO की निगरानी में हो रहा है। शोपियां में पुलिस की जानिब से हादसात को रोकने के लिए ऐसे इकदाम किए जा रहे हैं। ये मुहिम मुस्तकबिल में भी जारी रहेगी। मकामी लोग भी पुलिस के इकदाम का खैर मकदम करते हैं। इस मौके पर जिले के मुख्तलिफ मकामात पर 130 से ज्यादा मोटरसाइकिलें जब्त की गई हैं। ये अच्छा कदम है हमारे पुलिस का। यहाँ जो आजकल जो नई जनरेशन है ये जो एक्सीडेंट कर रहे हैं, रोज़ एक्सीडेंट हो रहे हैं, रोज़ मर रहे हैं, इसके लिए बेहतर है कि हेलमेट के बगैर डॉक्यूमेंट ऐसे चल रहे हैं। तो ये ठीक कर रहे हैं पुलिस हमारी डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। कल से जो ड्राइव कर रहे हैं बहुत बढ़िया हम शोपियां के लिए। हेलमेट तो इतना ज़रूरी, जो अगर हेलमेट होगा तो जान बच सकती है। कल कुछ हादसा अल्लाह बचाए कुछ हो जाए तो हेलमेट के बगैर तो ज़िंदगी नहीं है। पहले जो बाइक चलाने वाला को उसको पहले हेलमेट होनी चाहिए, उसके बाद बाकी डॉक्यूमेंट होने चाहिए। राजौरी के एक रिहायशी जिसने सोपोर के बलगाम इलाके में एक मकान तामीर किया है, उन्होंने इल्जाम लगाया कि एक कोल्ड स्टोरेज के मालिक की तरफ से जमीन काटने की वजह से उनका रिहायशी मकान मुनहदम होने के दहाने पर है। बशीर अहमद खान ने बताया कि उन्होंने अपने जुड़वा बेटों की खराब सेहत समेत कई मसाइल का सामना करने के बाद ये घर तामीर किया, लेकिन जमीन कटने की वजह से उनके घर के एक हिस्से को खतरा लाहक है और अगर हिफाजती दीवार न लगाई गई तो मकान किसी भी लम्हे गिर सकता है। उन्होंने जिला इंतजामिया से अपील की कि वो इस मामले को देखें और जानो माल के नुकसान से कब्ल मुनासिब इक़दाम करें। कोल्ड स्टोरेज प्लांट के मालिक ने फोन पर यकीन दहानी कराई कि वो
2 माह के अंदर किसानों के घर और जमीन की हिफाजत के लिए हिफाजती दीवार तामीर कर दी जाएगी और अगर किसान के घर को कोई नुकसान पहुंचा तो वो जिम्मेदार होगा। तो मैं अर्ज़ करता हूं कि मैंने जो ये मकान बनाया मेरे को IY केस मिला था। IY केस आप लोगों ने मेरी मदद की थी तो मैंने IY केस में मजदूरी, मेरे बच्चे 2 जो हैंडीकैप है दोनों गवर्नमेंट ने को मैंने दिखाया था, उन्हीं की वजह से मेरे को ये IY केस मिला था, जिसके मैंने कुछ IY केस की मदद हुई और कुछ ये चीज़ किया कि मैंने मेहनत मजदूरी कर ये मकान खड़ा किया यहाँ। लेकिन इसके बावजूद गुलजार साहब ने यहाँ से जो ज़मीन खो दी है इसने मैंने 2-3 साल से बोल रहा हूँ कि मेरे को ये बंद दे दे, ये मकान गिरेगा। इसने बोला कि मैं बिल्कुल बंद दूंगा, लेकिन आज तक इसने कोई इस पर तवज्जो नहीं दी है। मैंने सरपंच नायब सरपंच उनको भी बोला था, वो भी जाकर इसको बोला तो, लेकिन इसने किसी किस्म की कोई तवज्जो नहीं दी है। अब मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूँ, या तो गवर्नमेंट मेरे से इस मकान को वापस ले ले, तो मैं क्योंकि मेरे जो हैंडीकैप बच्चे हैं तो इनको मैं इसके नीचे मराना नहीं चाहता हूँ, तो या मेरे को इसकी बंद दिलाई जाए ताकि मैं अपने बच्चों की परवरिश करूँ। वो पहले ये मतलब कि आज ये 6 में पढ़ रहे हैं, इन्हीं के लिए मैं रात दिन मजदूरी करके ये मकान बनाया है। लेकिन आज अगर ये मकान गिर गया तो मैं किस खाते में रहा। रजौरी से भी मैंने माइग्रेशन लाकर यहाँ सब कागजात यहाँ के फिट किए हैं। ये देवार दिख बन पे खाल आती है, ये देवार दिख दुम बस खाल परवाश कह बह खाल पे बन साइड जेल योर थोड़ अजन योर मकान योर कुली वस बोन अजन वन यह बोड़ मोन अ ठहरान क्या यह देवार सोट ग कुल वो पे 10 रपे कुल मजूर कर राजौरी पे आवा बिचार योर ये जमीनस शाहमर 2 लाख रपन बे दुनस गवर्नमेंटन कह पोस तथ बनवन मकान पत गई तो खुनस योर मेच पे साइड यम स्टोर वल गुलजार सोबन तो अम कन अत गो नाला तथ अमिस जबरदस्त खतरे यह मकान गिर अत मज वो यहान अमिस ग इंसाफ मिलन अमिस गोस बंद अत दिन तो यह ग ठीक। उधमपुर में शादी की तकरीब में खाना खाने के बाद 6 बच्चों समेत 11 अफराद बीमार पड़ गए। मकामी लोगों ने तमाम बीमार अफराद को सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल रामनगर मुंतकिल किया। अब उनकी हालत मुस्तहकम बताई गई है। डॉक्टरों ने कहा कि फूड पॉइजनिंग से लोग बीमार हुए हैं। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। ब्लॉक मेडिकल अफसर रामनगर और हमें शाम को 8 बजे के करीब कैजुअल्टी में हमारे ये फूड पॉइजनिंग के केस आए हैं। ये फूड पॉइजनिंग हुई, कह रहे हैं कि मैरिज पार्टी में ये गए थे, वहाँ पे उन्होंने खाया, उससे बच्चे आए जिनमें से 11 पेशेंट हमारे पास आए। उनमें से जो 6 बच्चे थे और 5 बड़े थे। बिल्कुल, मेरी अभी वहाँ के जो ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी हैं उनसे बात हुई है। वो कह रहे हैं कि सारे मरीज जो 11 के 11 हैं बिल्कुल स्टेबल हैं, कोई घबराने की बात नहीं है, परंतु हमने उनको एडमिट इसलिए रखा है ताकि उनके खून वगैरह की जांच पूरी तरह से की जाए और पूरा सेटिस्फाई हो कि अब कोई इनको खतरा नहीं है, दिक्कत नहीं है, उसके बाद ही उनको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। इसके अलावा हमने वहाँ के पुलिस प्रशासन को और सिविल प्रशासन जो है उसको भी जानकारी इस इंसिडेंट की दे दी है। रास्ता आवाम के लिए इंतहाई जरूरी और अहमियत का हामिल होता है। इसी कड़ी के तहत बड़गाम के मागाम में टाउन हॉल मागाम से बदरन तक राब्ता सड़क जो आवाम की देरीना मांग थी आज पूरी हो गई। यहां इंतजामिया ने सड़क की निशानदेही की और मकामी लोगों ने अपनी मिल्कियत अराजी भी फराहम की। मकामी लोगों ने खुशी का इजहार करते हुए इंतजामिया का भी शुक्रिया अदा किया। वाज़ेह है कि ये सड़क लोगों के दरपेश मुश्किलात और रिहायशी इलाकों और खेतों में पहुंचने में कारआमद साबित होगी। चाहते थे कि ये जो लिंक रोड है हमारा जो मागाम से बदन जो जा रहा है कुछ इश्यूज आ रहे थे, तो हम सारे उन जो ज़मींदार हैं उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं जिन्होंने वॉलंटली अपनी ज़मीन इराजी ज़मीन को दे दिया है। तो हम आज बहुत शुक्रगुजार हैं उनका भी जो यहाँ पे आए हैं, कंसर्न डिपार्टमेंट जो यहाँ आए हैं जिन्होंने डिमार्केशन की है और इस सड़क से हमें बहुत फ़ायदा मिलेगा, न सिर्फ जहाँ से चलने का बल्कि तामीराती काम जो हो रहा है उसका भी हमें मतलब बहुत फ़ायदा हो जाएगा आ जाएगा।
जोग्राफियाई तौर पर चिली बाला भलीसा जिला डोडा के सबसे दूर दराज और नाकाबिल रसाई हिस्सों में से एक है और इस इलाके में सयाहत के शोबे में बहुत ज्यादा इम्कानात हैं। देखिए फिरदौस खांडी की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में अगरचा जिला डोडा के छुपे हुए सयाहती मकामात की निशानदेही करने के लिए मुतादिद टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटीज तश्कील दी गई हैं, लेकिन चिली बाला भलीसा का इलाका अब तक सयाहती नक्शे पर नहीं आया है। इस जगह की खूबसूरती किसी भी तरह गुलमर्ग से कम नहीं है। यहाँ हर तरफ सरसब्जी और नदी नाले हैं, लेकिन इस खूबसूरत मकाम तक पहुँचने के लिए सड़क राब्ता न होने से कई सयाह इस मकाम की सैर तफरी से महरूम रह जाते हैं। से ये गुजारिश करते हैं कि इस पे थोड़ा नज़र दें, इसका टूरिज़्म के अंदर इसे लाएं। उसके बाद हमारे पास इसमें और भी जगहें हैं। यहाँ पीछे हमारे हडल मनो कुट्टा, इसमें कुछ जगहें आती हैं जिसमें भी टूरिज़्म का काफ़ी बहुत बढ़ावा है। ये वो एक कश्मीर जो है मुझे लगता है वो एक वैली है, बट यहाँ पे हम हिली एरिया पे हैं, बट ये भी वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेस है। तो अब मुझे लगता है कि लोग जब तक आएंगे, जब तक टूरिज़्म नहीं होगा तब तक लोग आएंगे नहीं यहाँ पे, तो सरकार को देखना चाहिए। चिली बाला भलीसा के लोगों ने कहा है कि वादी कश्मीर की तरह यहाँ भी सयाहत के वसी इम्कानात हैं। भद्रवा टूरिज़्म जो डेवलपमेंट अथॉरिटी से उनसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो हमारे इस इलाके को भी थोड़ा सा अपने इसमें व्यू में लें और कुछ ना कुछ मतलब डेवलप करने की कोशिश करें ताकि काफ़ी टूरिस्ट यहाँ पे आए और उससे और क्या होगा, एक तो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी भी जनरेट होगी। गवर्नमेंट से अपील है कि यहाँ पर टूरिस्ट बूस्ट होना चाहिए। जैसे भद्रवा में हमारे कश्मीर में टूरिस्ट बूस्ट होते हैं, वैसे ही इधर भी होना चाहिए। नेचुरल ब्यूटी है यहाँ पर, जैसे यहाँ पर एक ग्राउंड भी अच्छा है और जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर मतलब जो यहाँ पर नेचुरल ब्यूटी है, तो गवर्नमेंट से हम ये भरपूर अपील करते हैं कि यहाँ पर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं। लोगों ने महकमे सयाहत से इस इलाके की तरक्की के लिए संजीदा इक़दाम करने की अपील की है। न्यूज़ 18 के लिए भलीसा से फिरदौस खांडी की रिपोर्ट। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। कश्मीर मरकज़ अदब व सक़ाफ़त ने आज यहाँ तारीखी टाइगर हॉल श्रीनगर में एक शानदार अदबी तक़रीब में डॉक्टर गज़नफ़र अली के छठे शेरी मजमूए कतरन हिंद शहर की रिलीज तक़रीब का एहतमाम किया। इस तक़रीब में साबिक़ वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती मेहमान ख़ुसूसी थी। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि हमें अपनी मादरी ज़बान की इज़्ज़त और हिफाजत करने की ज़रूरत है क्योंकि ये हमारी पहचान है। इस तक़रीब में गज़नफ़र अली के ताज़ा शेरी मजमूए कतरन हिंद शहर की तक़रीब रोनमाई हुई। प्रोफेसर फारूक मनाफी और अली अहसन ने किताब पर तबसरे पेश किए और इस तक़रीब में सैकड़ों अदीबों, शायरों और दीगर ने शिरकत की। प्रोफेसर मोहम्मद जमा आजुर्दा, प्रोफेसर शाद रमजान, प्रोफेसर तारिक फारूक फयाज, बुशरा बशीर और अदबी शख्सियात की एक कहकशां ने शिरकत की थी। इस मौके पर मारूफ गुलकार असद अंजुम ने मुसन्निफ की चंद मुंतखब गजलें पेश की। मगर बदकिस्मती सान बच्चन ज्यादा उर्दू तो अंग्रेजी बोलान। मे पन्नी बच्ची तिमन तगान कौशल बोलन की तथ वजह कि तिम लकड़े दिल्ली गए। आज तो अफसोस कि तिमन योर फिक्र तरह मगर बोलन तगान। यह मे बासान सारी खुद बोड़ नुकसान क्या सज लड़ाई रोजम शनाख्त। सन शनाख्त जबान पन जबान पन जबान सोरी कह इंसान एक्सप्रेस कर सह पन्ने जबान मज कर। यीस कालस जबान जिंद तीस कालस कौम जिंद। जबान अगर मर कौम मर जाता है, तेल कौम रोजान कह। लिहाजा मे दोप मे यह फर्ज कि ना बह कर चेंज पन मे कौशर बहुस कौशर गामुक नफर तो तत कौशर करान तो वन अदरवाइज तो निसाबस मज कौशर एसेंशियल लैंग्वेज। लिहाजा कौशर बगैर हेक कौशर रूजित जिंद कह। नौजवान मैसेज मे पन्ने किताब मज तो लिखमुत यह सा यह टाकार मैसेज यह सा वुच तो कोता लिखुत जिगर तो लेख। जन नई मौजू नए जमान नई तकाज तिमन तकाजन मुताबिक अजुक अदब फाफलान तो यमनी शायरन मज डॉक्टर गज़नफ़र अली साहब। यह जैसी किताब कतरन हिंद शहर यह अमे एतबार ते अहम कि अत मज युत वन कंटेंट शायरी कंटेंट आसन गि
अजक जमानुक अजक हुंद अजकिस इंसान सुंद यानी अजुक पूरे दुनिया इंसान तंद खतर गोड मकामी कत पत अत मकामी कत गसन पता आफकी तजुर्बा बनान अम सज अत किताब मन। बीजेपी की जानिब से मोदी हुकूमत के 9 साल बेमिसाल मुहिम के हवाले पुलवामा में डोर टू डोर कैंपेन का आगाज किया गया। पुलवामा में पार्टी के तर्जमान अल्ताफ ठाकुर की सरबराही में वर्कर्स की इजलास मुनक्किद हुआ। पार्टी के जिला सदर लतीफ अहमद भट्ट और डीडीसी मेंबर अवतार सिंह ने शिरकत की। जिला सदर ने कहा कि पार्टी कारकुनान हुकूमत के 9 साल बेमिसाल के तहत लोगों को जानकारी दे रहे हैं, लोगों की मुश्किलात से भी आगाही हासिल की जाएगी। उन्होंने R&B महकमे पर जोर दिया कि वो सड़कों पर मैग्डम बिछाने के काम में सूरत लाए। समझ नहीं आ रहा है AEE पामपुर क्या कर रहा है। जो AEE पामपुर है, परसों मैंने 5 दिन पहले 5 दिन बाद मैं डी साहब से मिला, उसकी नोटिस में भी लाया। 3 साल से पत्तल बाग टू बजी बाग जो 10 साल का बच्चा अगर हम खुद जाएंगे वहां पर खुद जायजा लेंगे, 10 साल का बच्चा अगर उस गड्ढे में जाएंगे वो भी नहीं बच जाएंगे। पता नहीं R&B डिपार्टमेंट क्यों सो रहे हैं, AEE पामपुर क्यों सो रहे हैं। अगर हर जगह मैग्डमाइज हो रहा है, वजी बाग जो पत्तल बाग रोड है वो लोग क्यों सफर कर। सीईसी फिरोज खान ने इंटर जोनल डिस्ट्रिक्ट लेवल स्पोर्ट्स टूर्नामेंट का इफ्तिताह किया। यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट करगिल के जेर एहतमाम इंटर जोनल डिस्ट्रिक्ट लेवल स्पोर्ट्स टूर्नामेंट का इफ्तिताह आज चेयरमैन CEC LHDC करगिल फिरोज अहमद खान ने खरी सुल्तान चू स्टेडियम में किया। इफ्तिताही तकरीब में एग्जीक्यूटिव काउंसलर हेल्थ LHDC करगिल मोहसिन अली, डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स ऑफिसर करगिल आबिद अली, मुख्तलिफ स्कूलों के फिजिकल एजुकेशन के असातिज़ा, मुतल्लिका अफसरान के अलावा करगिल के मुख्तलिफ जोन्स के खिलाड़ियों ने शिरकत की। डिस्ट्रिक्ट होगा, इंटर डिस्ट्रिक्ट मीन्स लेन करगिल। उसके बाद फिर उसमें से सिलेक्शन करने के बाद फॉर द फर्स्ट टाइम जो है यूटी लद्दाख आपका ऑल इंडिया स्कूल गेम्स में पार्टिसिपेट करेगा। तो ये उसका एक बेस है, तो इसलिए हमें उम्मीद है कि जो परफॉर्मेंस यहाँ पे हमारे बच्चे दिखा रहे हैं डिस्ट्रिक्ट करगिल के, यहाँ से सेलेक्ट होकर आपका ले में जाएंगे। ले में इंटर डिस्ट्रिक्ट के बाद हमारी उम्मीद है कि हमारे करगिल के भी कुछ बच्चे जो हैं वो यूटी लद्दाख के टीम में सेलेक्शन होगा। तो अभी आप देखें डुरंड कप के 132वें एडिशन का ट्रॉफी टूर किया गया। फौज की शुमाली कमान ने धुरवा ऑडिटोरियम उधमपुर में डुरंड कप ट्रॉफी की नकाब कुशाई का एहतमाम किया और इस मौके पर लेफ्टिनेंट जनरल A सेन गुप्ता COS हेडक्वार्टर शुमाली कमांड मेहमान खसूसी थे और इस मौके पर फुटबॉल फेडरेशन श्रीनगर और जम्मू के सदर नजीर अंजाबी, फुटबॉल खिलाड़ी, फौजी अफसरान, तलबा तालिबात बड़ी तादाद में मौजूद थे। इस कप की ये तीनों ट्रॉफियां अगले 1 माह के दौरान मुल्क भर के मुख्तलिफ शहरों में गश्त कराई जाएगी। ये टूर्नामेंट 3 अगस्त से 3 सितंबर तक कोलकाता में होने वाला है। 132 साल से ये टूर्नामेंट चल रहा है, तो अब कुछ दिनों से ये मतलब ऐसे ही पड़ा होता, तो मगर ये इंडियन आर्मी ने भी मतलब बहुत अच्छा मतलब डिसीजन ये लिया है कि अब ये कलकत्ता, आसाम, तो इन जगहों पे इस टूर्नामेंट का मतलब ये होगा। तो आज ये मतलब ट्रॉफी की जो अनवेलिंग सर्विस थी, तो शुरू यहाँ हमारे मतलब जम्मू कश्मीर से हुआ। मेंढर में एक डेयरी फार्म के मालिक ने महकमे मवेशी पालन पर अपनी जिम्मेदारियों के तय गैर संजीदा होने का इल्जाम लगाया। फार्म के मालिक सरफराज चौधरी का कहना है कि उनकी भैंस बीमार होने पर कई मरतबा मुतल्लिका महकमे से डॉक्टर रवाना करने की गुजारिश की गई, ताहम ऐसा नहीं किया गया। डायरेक्टर हॉस्पिटल से मेरी ये पुरजोर ये मोदबाना गुजारिश रहेगी कि कम से कम आपने जो ये तब्दीलियां की हैं, आपने ये जो काम करने वाले लोग फेंके हैं और पता नहीं किस तरीकाकार के तहत दूर दराज के लोग उन्हें घर जाना होता है, उनको रात पड़ती है, उनको अपना बाल बच्चा होता है, वो यहाँ प्रेजेंट नहीं हो पाते हैं और हमें हमारे जानवरों को और हमें यहाँ मारने की कोशिश की जा रही है। लिहाजा इस पर बहुत जल्दी गौर की जाए, नहीं तो मैं आज क्लियर कट ये कह देना चाहता हूं कि जिस स्कीम के तहत मैंने यहाँ डेयरी खोली है, जिस स्कीम के तहत मैंने ये जानवर लाए हैं, मेरा हैंड्स अप है। अगर ये कंडीशन मुझे दूसरी बार देखने की मिलेगी और पूरा ये मैसेज जाएगा कि डाक बंगलो नजदीक जो इतना बड़ा फार्म था वो डिपार्टमेंट की नेग्लिजेंसी की वजह से वो तबाह फना हो चुका है, वो नहीं चल पाया। हालांकि इस वक्त मेरे पास यहाँ 3-4 मुलाजिम हैं, दिन रात में खुद खड़ा यहाँ रहता हूँ। अब डिपार्टमेंट के पास एम्प्लॉइज डॉक्टर ना होने की वजह से मेरा ये सिस्टम है जो हैंड्स अप है, मैं आज छोड़ने के लिए तैयार हूँ। यहाँ पे मेडर में डॉक्टर्स की शॉर्टेज तो नहीं है वेटनरी डॉक्टर्स की, बट हमारे जो अटेंडेंट हैं और उसके बाद जो छोटे दूसरे मुलाजिम हैं डिपार्टमेंट के, उनकी काफ़ी कमी रही है क्योंकि पीछे ट्रांसफर। कश्मीर न्यूज में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। आदाब।